हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट पढ़ाया था। मैंने आपसे कहा था कि ये पर्टिकुलर टॉपिक को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। दैट वाज पार्ट 1 ऑफ दैट लेक्चर एंड नाउ वी आर कवरिंग द पार्ट 2 एंड दैट इज कॉल्ड द फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप प्लीज वो वीडियो पहले देख लें क्योंकि वो इसका पार्ट 1 है। ठीक है, तब ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। तो कौन कौन से फॉर्म्स हमारे सामने होते हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग, द सेकंड वन इज कॉल्ड एज वर्कर्स कमिटी, थर्ड is called as shop or departmental council, the fourth one is called as joint council, fifth one is called as board representation, enterprise, and last one is called quality circle. So let us begin with the first one and that is called collective bargaining. पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो collective bargaining को कैसे डिफाइन किया गया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने जहां पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स पढ़ाया था वहां भी collective bargaining के ऊपर काफी डिटेल में बताया था। यहां भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं दैट इट इज अ नेगोशिएशन about the working conditions and the terms of employment between the employer and the group of employees. तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये क्या है, collective bargaining is a negotiation process. ये एक negotiation का process है जहां पर की मैनेजमेंट की एक टीम और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, नेगोशिएट करते हैं किन चीजों के बारे में, वर्किंग कंडीशंस के बारे में और डिफरेंट टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं उसके बारे में। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन विद द व्यू ऑफ रीचिंग एन एग्रीमेंट where the terms and serves as a code of defining the rights and obligation of each party of industrial relation. Obvious सी बात है कि आप ये जो collective bargaining है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर हम कहीं ना कहीं राइट्स और ऑब्लिगेशन प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो वर्कर्स हो चाहे वो मैनेजमेंट हो, क्योंकि कोई भी पूरा सही नहीं हो सकता, मैनेजमेंट भी हमेशा सही नहीं होती, वर्कर भी हमेशा सही नहीं होता। तो यहाँ पर जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वहां पर हम कहीं ना कहीं राइट्स और ऑब्लिगेशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज व्हाट कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ऑल अबाउट। अब कलेक्टिव प्लस बार्गेनिंग, यहाँ पे दो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, दोनों को मैं ब्रेक डाउन करके समझाता हूं। कलेक्टिव का मतलब क्या है, बिकॉज बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई एक्ट एज अ ग्रुप रादर देन इंडिविजुअल। इसको कलेक्टिव इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे जितने भी वर्कर्स होते हैं या एम्प्लॉयर होता है वो इकट्ठे बैठ के काम करते हैं। तो दे आर लुक लाइक अ ग्रुप, they are in collective rather than individualistic. प्लस यहाँ पे bargaining वर्ड भी यूज हो रहा है। bargaining का मतलब क्या है, the method of reaching an agreement involves proposal and counter proposal, offers and counter offers and other negotiation. अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर एक पार्टी एक ऑफर डालती है, अगली पार्टी हो सकता है उसको मान जाए, हो सकता है ना माने, वो कहे नहीं भाई ये ऑफर मुझे नहीं अच्छा लगता, आप इसके बदले ये ले लो, फिर वो कहते हैं नहीं मुझे ये नहीं पसंद, तो फिर वो कहता है ये ले लो। तो ऐसे कर करके कहीं ना कहीं अगर मान लो जैसे मैंने 20 डिमांड रखी है तो हो सकता है नेगोशिएट करते 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 कोई उसमें से 4 डिमांड, 5 डिमांड, 8 डिमांड, कहीं ना कहीं दोनों पार्टी उसमें एग्री कर जाती है और तब उस तरह से वो नेगोशिएट हो जाता है। सो दैट इज वाई इसमें दो वर्ड है, वन इज कॉल्ड कलेक्टिव, अदर इज कॉल्ड बार्गेनिंग। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे हम कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं। इट इज समथिंग विच इज डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमेशा ये चलता रहता है, किसी ना किसी बात को लेकर इशू आता है और फिर हम उसको रिजॉल्व करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग को शुरू कर देते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि कहीं ना कहीं एक स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर कीप्स ऑन गोइंग। The second important characteristic is it is a collective process in which representatives of both the management and employees participate. So what happens in this, because it's a collective process, both the parties, the group of management people and the group of worker people, they come together and they participate. And the third important thing, it not only involves the bargaining एग्रीमेंट बट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच एग्रीमेंट। यहां पे सिर्फ यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है कि ये सिर्फ बार्गेनिंग एग्रीमेंट की बात नहीं करता कि हमें एक एग्रीमेंट बनाना है, हमें उसको कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है उसकी भी बात यहां पर होती। सो दैट इज योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन। तो जहां पर आप सबसे पहले वर्कर्स को पार्टिसिपेट कराते हो दैट इज थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस। अब इसमें जो एक और चीज हमें समझनी है वो ये है कि लूप होल्स क्या क्या होते हैं इसमें। अब एक चीज जो है, बहुत सारे ऑथर्स या बहुत सारे बुक में आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं मिलता, बहुत सारे बुक्स में ना आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला प्रोसेस नहीं मिलता इन WPM। व्हाई? बिकॉज उनको वो इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं WPM को एज अ WPM का पार्ट नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसके लूप होल्स की वजह से। तो समझ लेते हैं क्या लूप होल है। ये जो बेसिकली कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं एक क्रूड कंसेप्ट है ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ बेनिफिट ऑफ वन पार्टी। कहीं ना कहीं हम कोशिश ये करते हैं कि जो पार्टी डिमांड कर रही होती है
उस पार्टी के बेनिफिट की कोई ना कोई बात होती है ना। अगर कोई मान लो 20 डिमांड मांग रहा है तो 20 में से 5 मान जाओगे, तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपन इज कि कोई एक पार्टी को तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, एंड दैट इज वाई कि हमेशा किसी एक पार्टी के फेवर में जाने के इसमें ज्यादा चांसेस रहते हैं। जबकि WPM का जो पर्पस है या जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है किसी एक पार्टी को फायदा हो, बट कि इट इज अ प्रोसेस या इट इज वन ऑफ दोज थिंग्स जहां पर कि हम दोनों पार्टी को एक साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई चीज पे लाने की कोशिश करते हैं जिसमें विन विन सिचुएशन बने, दोनों पार्टीज को फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कलेक्टिव बार्गेनिंग को कुछ बुक्स क्यों कहती हैं कि वो WPM का पार्ट है, जबकि वाइल सम अदर ऑथर्स या कुछ और बुक्स ये कहती हैं कि वो WPM का पार्ट नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन एंड दैट इज कॉल्ड वर्क कमिटीज। अब वर्क कमिटीज क्या होती हैं? अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना था, उन्होंने कहा था ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जहां पर 100 से ज्यादा या 100 वर्कर्स हैं एटलीस्ट, वहां पर हमें वर्क कमेटी बनाने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार MCQs में पूछा जाता है कि भाई वर्क कमेटी में कितने से ज्यादा कितने लोग होने चाहिए या कितने से ज्यादा लोग होने चाहिए, तो कहां पर ये बनाया जाता है। इस तरह के MCQs बहुत सारे आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉइज। जब भी वर्क कमेटी बनाई जाती है तो हमेशा इसमें इक्वल नंबर ऑफ लोग होते हैं। अगर 5 लोग मैनेजमेंट की तरफ से होंगे तो 5 लोग आपके वर्कर्स की तरफ से भी होंगे। द मेन पर्पस ऑफ दिस कमिटी इज टू प्रोवाइड मेजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिवेंटिंग एमिटी एंड गुड रिलेशन। तो कहीं ना कहीं इसका जो पूरा पर्पस है, पूरा ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है कि गुड रिलेशन को बनाए रखना या म्यूचुअल रिलेशन को बनाए रखना, कि मैनेजमेंट और वर्कर एक ही पेज पर रह करके काम कर सके। इस वजह से वर्क कमिटीज बनाई जाती हैं। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इट डील्स विद द मैटर ऑफ डे टू डे फंक्शंस एट द शॉप फ्लोर लेवल। तो बेसिकली वर्क कमिटीज जो है वो शॉप फ्लोर लेवल पे काम करती हैं, और जो डे टू डे इश्यूज आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, कुछ छोटा मोटा प्रोडक्शन का इशू आ गया, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, कुछ इस तरह का जो डेली रूटीन से रिलेटेड कुछ काम है, तो वो उसको वर्क कमिटी हैंडल करता है, उससे रिलेटेड इश्यूज को वर्क कमिटी देखता है। इट इज ऑल्सो कंसर्न विथ, और कौन कौन सी चीजें उससे कंसर्न करता है, कंडीशंस ऑफ वर्क such as ventilation, lighting, sanitation, amenities, drinking water, canteen, ये सारी चीजों के साथ ये डील करता है। मतलब जो वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वेंटिलेशन, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, वहां पे सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं या नहीं है, पानी पीने का साफ मिलता है या नहीं मिलता, कैंटीन में अच्छा खाना मिलता है कि नहीं मिलता, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं या नहीं है, वो सारी चीजों को ये देखता है। कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कराई जाती हैं, सेफ्टी मेजर्स फॉलो करती है कि नहीं करती कंपनी, तो ये सारा कुछ जो कि आपके फ्लोर लेवल पर होता है कहीं ना कहीं, उन सबको ये कवर कर लेता है। अब जो थर्ड चीज है दैट इज कॉल्ड शॉप एंड डिपार्टमेंटल काउंसिल। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो शॉप एंड डिपार्टमेंटल काउंसिल इन of India on 30th of October 1975 announced in the new scheme in WPM। अब बेसिकली 1975 में इसको लेकर आया गया था कि शॉप और डिपार्टमेंटल काउंसिल भी बनाया जा सकता है फॉर WPM। अब इसमें क्या होता है, इन एवरी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 500 और मोर वर्कमैन। अब पिछले वाले में क्या था, 100 और मोर, यहां पे कितना हो गया, 500 और मोर। मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो वहां वर्क कमिटीज नहीं बनाई जाती, वहां पे शॉप या डिपार्टमेंटल काउंसिल बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इट इज द काउंसिल रिप्रेजेंटेड ईच डिपार्टमेंट ऑफ ए शॉप और यूनिट। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि ये जो काउंसिल्स होते हैं वो बेसिकली हर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं या हर शॉप को, एक तरह से डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे शॉप की तरह देखा जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है तो वो एक शॉप है, वो एक डिपार्टमेंट है। उसी तरह से कोई हमारा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो वो एक शॉप है। तो कहने का मतलब क्या है, वो अलग अलग शॉप के फॉर्म में उसको बना दिया जाता है, डिपार्टमेंट्स। द एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव विल बी द नॉमिनेटेड बाय द मैनेजमेंट एंड मस्ट कंसिस्ट ऑफ पर्संस विद इन द एस्टैब्लिशमेंट। अब यहां पर क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसको मैनेजमेंट नॉमिनेट करती है, खासकर एम्प्लॉयर साइड से, और वो वही लोग हो सकते हैं जो लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिशमेंट का पार्ट है या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। ठीक है, द वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव विल बी इन द फ्रॉम द अमंग द वर्कर ऑफ द डिपार्टमेंट और द शॉप कंसर्न। अब यहां पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो वर्कर की रिप्रेजेंटेशन होती है वो पर्टिकुलर शॉप से होती है। मतलब अगर जिस डिपार्टमेंट के अंदर वो शॉप बनाया गया है, डिपार्टमेंटल काउंसिल बनाई गई है, तो उस डिपार्टमेंट के ही लोग उस डिपार्टमेंटल काउंसिल के लोग होंगे, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता जनरली। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मे नॉट बी एक्सीडिंग 12। यहां से 12 से ज्यादा लोग इसमें नहीं होने चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। डिपार्टमेंटल लेवल की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में 12 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए।
डिसीजन टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ, अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसको 1 महीने के अंदर अंदर आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब भी शॉप काउंसिल या कोई भी डिपार्टमेंटल काउंसिल कोई डिसीजन लेता है और मैनेजमेंट अगर एग्री कर जाती है तो इसको 1 मंथ के अंदर अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। एनी डिसीजन इफेक्टिंग अदर शॉप्स और डिपार्टमेंटल विल बी रेफर टू द जॉइंट काउंसिल। अब यहाँ पर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है जो किसी और डिपार्टमेंट या किसी और शॉप काउंसिल को भी इफेक्ट कर सकता है, तो आप क्या करोगे, वहां पर आपको वो जॉइंट काउंसिल को रेफर करना पड़ेगा, आप अपने लेवल पे उसको डिसीजन नहीं ले सकते। और इसका ड्यूरेशन जनरली जो शॉप काउंसिल का है वो 2 इयर्स का होता है। ठीक है, तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स टॉक अबाउट जॉइंट काउंसिल, जो इससे ऊपर लेवल पे हम बनाते हैं। तो पहले वर्क कमिटीज बना दी, फिर शॉप काउंसिल कर लिया, फिर हमारा जो जॉइंट काउंसिल है अब उसके बारे में बात करते हैं। The joint council are constituted by the whole unit in which every industrial unit employing 500 or more. 500 से ज्यादा अगर आपके पास लोग हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप शॉप काउंसिल बना लो अगर आपका डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर है, या फिर आप जॉइंट काउंसिल बना लो। अब जॉइंट काउंसिल क्या करता है, ओनली सच पर्सन विच आर एक्चुअली एंगेज्ड इन द यूनिट कैन बी पार्ट ऑफ जॉइंट काउंसिल। जैसे वर्क शॉप काउंसिल में देखा था कि वहां पर भी जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं वही लोग उसके मेंबर हो सकते हैं। जॉइंट काउंसिल में भी ऐसा ही होता है, जो लोग इसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं वही लोग इसके मेंबर हो सकते हैं। अ जॉइंट काउंसिल शैल मीट एटलीस्ट वंस इन अ क्वार्टर, ये एक क्वार्टर में कम से कम एक बार जरूर मिलते हैं ताकि वो डिफरेंट मुद्दों के ऊपर बातचीत कर सके। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनिट शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द जॉइंट काउंसिल। जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है किसी भी यूनिट का, किसी भी पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट का, वही इसका भी चेयरपर्सन बन जाता है। इट इज फॉर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स, ये भी 2 सालों के लिए बनाया जाता है। द डिसीजन विल बी द बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज एंड विल बी इम्प्लीमेंटेड विद इन 1 मंथ। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी 1 मंथ के अंदर डिसीजन लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दैट इज बाइंडिंग। अगर जॉइंट काउंसिल ने कोई डिसीजन सुना दिया तो फिर वो बाइंडिंग हो जाती है ऑन द वर्कर साइड ऑल्सो एंड ऑन द मैनेजमेंट साइड ऑल्सो। In 1977, the above scheme was extended to PSUs like commercial and service sector organization employing 100 or more person. अब हुआ क्या था 1977 में, पहले उससे पहले PSUs वगैरह में जॉइंट काउंसिल्स नहीं होते थे, सर्विस सेक्टर्स में नहीं होते थे। तो 1977 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया, कहा गया कि जॉइंट काउंसिल PSU भी बना सकता है, जॉइंट काउंसिल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस भी बना सकती है, जहां पर भी एम्प्लॉयज 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो वो भी इसको बना सकते हैं। The organization include hotels, hospitals, railway, road transport, post and telegraph offices, जितने भी तरह के सर्विसेज हम अपने आसपास देखते हैं, होटल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, रेलवेज हो गई, उन सब में जॉइंट काउंसिल बनाया जा सकता है। अब बोर्ड रिप्रेजेंटेशन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं, विच इज कॉल्ड एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। अब ये एक सबसे बड़ा WPM का क्लासिक मतलब हाईएस्ट फॉर्म है। उसका रीजन क्या है कि आपने कहीं ना कहीं वर्कर्स को बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन दे दी है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जनरली ऐसा कभी भी देखने को बहुत रेयर मिलता है कि वर्कर्स की बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन बन रही हो। द वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बोर्ड कैन प्ले ए वेरी यूजफुल रोल इन सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर। ऑब्वियस सी बात है कि हम सबको पता है कि जो बोर्ड की पावर्स होती हैं वो काफी होती हैं। अगर आप बोर्ड मेंबर्स बन जाते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के तो आपके पास काफी पावर आ जाती है, और उसकी वजह से कोई भी डिसीजन अगर ऑर्गेनाइजेशन लेगी तो वर्कर के जो मेंबर्स होंगे जो बोर्ड में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं उनको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। द वर्कर कैन सर्व एज अ गाइड एंड एज अ कंट्रोल एलिमेंट। ये दोनों चीजों की तरह काम करता है। ये वर्कर के इमोशंस और वर्कर की बातों को बोर्ड के सामने भी रखता है, एट द सेम टाइम अगर बोर्ड कहीं गलत जा रही है तो उनको कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है। द नेक्स्ट इज क्वालिटी सर्कल, जो हमारा लास्ट पॉइंट है। क्वालिटी सर्कल के ऊपर मैंने पूरा डिटेल में लेक्चर बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप चाहो तो वो पूरा डिटेल में देख सकते हो। बट ये भी WPM का पार्ट बन सकता है। कैसे बन सकता है उसके बारे में बात करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 7 to 10 people from the same work area who meet regularly to define, analyze, solve quality and related problem. क्वालिटी सर्कल अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा तो बेसिकली ये क्वालिटी से रिलेटेड इश्यूज को लेकर बनाया जाता है। इसमें 7 से 10 लोग जो एक जैसा ही काम करते हैं, एक ही वर्क एरिया से आते हैं, उन लोगों को कंस्टिट्यूट किया जाता है। वो एक साथ इकट्ठे होते हैं और फिर वो एनालाइज करते हैं कि क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है या क्वालिटीज में क्या इश्यूज आ रहे हैं। दिस सर्कल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड कमिटमेंट। ऑब्वियस सी बात है कि आप एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे हो वर्कर का, कहीं ना कहीं वो काम के अलावा अब क्वालिटी सर्कल में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो उसकी मीटिंग्स अटेंड कर रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है, उसमें काफी टाइम लग जाता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। प्लस मोस्ट QC हैव अ डेफिनेट लाइफ साइकिल। इनका एक डेफिनेट लाइफ साइकिल भी होता है, 1 से 3 इयर्स के लिए इसको जनरली बनाया जाता है। कुछ साइकिल्स होते हैं जो
कई बार ज्यादा टाइम तक एग्जिस्ट कर जाते हैं, या तो उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता, या वो बहुत सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स इश्यूज आते हैं वहां पर कहीं ना कहीं क्वालिटी सर्कल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल शुरू हो जाता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला एडवांटेज ये हो जाता है कि इसमें ओपन कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। पीपल फ्रॉम द सेम एरिया, वो एक ही एरिया से हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा है। ओवरऑल आप उनके एनालिटिकल स्किल्स अगर अच्छी हैं तो उसकी आपकी एफिशिएंसी को बढ़ने में फायदा होता है, क्वालिटी काफी इंप्रूव होती है, क्योंकि क्वालिटी से रिलेटेड ही बातें यहाँ पर होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन गेट टू नो एंड एंजॉय हायर सेविंग टू कॉस्ट रेशियोज। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर आपकी जो डिस्कशन का मुद्दा होता है वो ये होता है कि कंपनी की कॉस्ट को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे हम हाई क्वालिटी को लोअर कॉस्ट में मेंटेन किया जा सकता है, ये सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो क्यूसी के मेंबर्स होते हैं उनके पास भी प्रमोशन के काफी अच्छे चांसेस होते हैं। तो दीज आर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ WPM। इस तरीके से वर्कर को पार्टिसिपेट कराया जाता है, ठीक है। एक होता है वो किस किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और एक होता है उसका फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में वो कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू रियली लाइक माई चैनल, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। वैसे तो मैं जितना भी कहता हूँ आप सब्सक्राइब करते नहीं, मैं देखता हूँ मेरे 70 to 80% लोग मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करते। मैं बहुत ज्यादा इसको पुश भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी को मेरा कंटेंट पसंद आएगा तो वो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अगले सेशन में फिर मुलाकात हो।